Hello everyone, welcome to Yes Sampat Educator. So in this particular lecture, we will discuss about the Indian polity from Lakshmikant. This lecture is about the fourth lecture, working and objectives resolution of the Constitution Assembly. Is it clear? So now let us move for that. अगर हम लोग बात करें 1934 के बारे में तो यहाँ पर एम एन रॉय भाई साहब को एक आइडिया आया कि वी रिक्वायर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। सो 1935 के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड करी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, जिसको हम लोग CA के नाम से जानते हैं। उसके बाद 1938 के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ में ये डिक्लेयर किया था कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड। यहाँ पर भारत के लिए संविधान रचना काफी हद तक जरूरी है और फ्रेम करना जरूरी है विदाउट आउटसाइड द इंटरफियरेंस। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है? तो पहले तो क्या था कि जो बड़े लोग थे वही वोट कर सकते हैं, पर यहाँ पर बाद में एडल्ट फ्रेंचाइजी के तौर पर यह कहा गया कि नहीं, 18 या 18 से जो भी एज की ऊपर के लोग हैं वो यहाँ पर वोट कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये इलेक्ट हो सकते हैं। सो डिमांड वॉज फाइनली एक्सेप्टेड और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने की जो डिमांड थी, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो हमारी डिमांड थी, उसको फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया एंड दैट इज अबाउट दी ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940। अगर हम लोग बात करें 1942 के बारे में, सो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स वो भारत आए थे, कैम टू इंडिया, और वहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द फ्रेमिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। यहाँ पर बोला गया है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में कि हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पर इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे और उसका ड्राफ्ट प्रपोजल यहाँ पर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स लेकर आए थे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बात की गई है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड वॉर 2 की जो शुरुआत थी वो 1939 के करीब हुई थी और यहाँ पर खत्म हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 1945। तो ये हमारे पास एक ऑफर रखा गया था कि आप हमें वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हेल्प करेंगे और बाद में हम इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए आपको हेल्प करेंगे। सो उसके लिए यहाँ पर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आए थे 1942 के दौरान। पर यहाँ पर क्रिप्स प्रपोजल वॉज वेर रिजेक्टेड बाय मेनी पार्टीज। बहुत सारी पार्टी में क्रिप्स प्रपोजल जो है वो रिजेक्ट कर दिया था और महात्मा गांधी जी ने तो इसे पोस्ट डेटेड चेक के तौर पर यहाँ पर कहा था। तो ये काफी हद तक एक IMP क्वेश्चन बन जाता है कि महात्मा गांधी जी ने कौन सी चीज के लिए पोस्ट डेटेड चेक का उल्लेख यानी कि एड्रेस किया है। इज इट क्लियर? मुस्लिम लीग की अगर हम लोग बात करें, सो दे डिवाइडेड इनटू 2 स्टेट्स विद 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फाइनली यहाँ पर एक कैबिनेट मिशन जो है वो सेंड किया गया, भेजा गया भारत को, और बाद में यहाँ पर ये जो आइडिया था 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। सो दिस इज अबाउट द कैबिनेट मिशन। तो गाइस इस स्लाइड्स के अंदर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे MCQs बन सकते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस बन सकते हैं और यहाँ पर आपको तुरंत उसके आंसर भी पता हो सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ लेट अस मूव फॉर द नेक्स्ट थिंग। अगर हम लोग बात करें कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन किस तरीके से और कैसे हुआ, तो मैं आपको बता दूं 1946 नवंबर के अंदर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंस्टिट्यूट की गई थी अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। ये चीज याद रखनी है आप लोगों को। अगर उसके फीचर्स के बारे में बताया जाए तो यहाँ पर टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो स्ट्रेंथ थी वो थी 389, जिसके अंदर 296 सीट्स जो थी 296 सीट्स जो थी वो ब्रिटिशरों के थ्रू यहाँ पर अलोकेटेड की गई थी, जिसके अंदर 292 मेंबर्स जो है वो ब्रिटिशरों ने यहाँ पर ड्रोन किए थे फ्रॉम द 11 गवर्नर्स, और बाकी की यहाँ पर जो 2 and 4 फ्रॉम दी 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, वहां पर 2 से लेकर 4 तक जो सीट्स यहाँ पर बाकी बची थी वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से निकल कर आती थी। अगर हम लोग बात करें 93 सीट्स के बारे में, तो 93 सीट्स जैसे कि यहाँ पर प्रिंसली सीट, जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मूवीज़ के अंदर भी देखा होगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगान मूवी के अंदर भी बहुत सारे राजा महाराजा ब्रिटिशरों के तरफदारी में थे, या आप हिस्ट्री की कोई भी मूवीज उठाकर देख ले तो बहुत सारे राजा जो थे ब्रिटिशरों के सपोर्टर थे। इज इट क्लियर? तो उन्हीं राजा रजवाड़ों में से 93 सीट्स से राजा
चुने जाते थे प्रिंसली स्टेट्स के तौर पर। इज इट क्लियर? सो ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट अलॉटेड द सीट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पर सीट्स अलोकेशन होता था। बाद में ब्रिटिश प्रोविंसीज की अगर हम लोग बात करें, जहां पर प्रिंसिपल कम्युनिटीज जैसे कि मुस्लिम मुसलमान को वोट करेंगे, सिख कम्युनिटी सिख को, और जनरल के लिए एक अलग से प्रोपोर्शनेट पॉपुलेशन रखी गई थी जहां पर वो वोट करेंगे। पर अगर हम लोग बात करें मेंबर्स इलेक्टेड बाय ओन कम्युनिटी इन द प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव असेंबली एंड वोटिंग मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू ही वो लोग क्या कर सकते थे, वोट कर सकते थे। अगर हम लोग बात करें प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के बारे में, तो जब भी उनको नॉमिनेट करना होता था तभी ये किसके थ्रू नॉमिनेट होते थे? द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स कंस्टिट्यूएंट असेंबली नॉमिनेट करती थी। इज इट क्लियर? एंड टू बी पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड दी बॉडी, ये चीज आप कह सकते हैं। अगर हम लोग बात करें मेंबर्स के बारे में, जो मेंबर्स यहाँ पर इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते थे और वो ही प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर मेंबर के तौर पर इलेक्ट होते थे। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इज इट क्लियर? अगर हम लोग आगे बात करें इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि हुआ था जुलाई अगस्त 1946 के दौरान, जिसके अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी और मुस्लिम लीग ने 73 सीट्स यानी कि 73 सीट्स जीती थी, और बाकी की जो इंडिपेंडेंट बाकी बची सीट्स थी वो उसके अंदर 15 सीट्स बाकी बची थी। अगर हम लोग बात करें 93 सीट्स के बारे में, तो these seats allotted to the princely states were not filled as they decided to stay away from constituent assembly। जैसे मैंने कहा कि 93 सीट्स जो थी राजा रजवाड़ाओं के जो महानुभाव थे उन्हीं से यहाँ पर ये सीट्स फिलअप की जाती थी। अगर हम लोग बात करें असेंबली कंप्राइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में, तो भारतीय समाज के अंदर या इंडियन सोसाइटी के अंदर जो जो सेक्शंस के रिलीजन के बेसिस के तौर पर जो लोग थे उसके हिसाब से रिप्रेजेंटेशंस बन जाता था, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव्स कंप्राइज किए जाते थे, जैसे कि हिंदूज, मुसलमान, सिख्स, पारसीज, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियंस, SCS, STs, इंक्लूडिंग वुमेन ऑफ द ऑल काइंड ऑफ द सेक्शंस। ओके, उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में अगर हम लोग बात करें जो उस टाइम भारत के अंदर थी, तो सारे के सारे लोग थे, पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दौरान दो ही लोग नहीं थे, एक तो महात्मा गांधी जी और मोहम्मद अली जीना भाई साहब। ठीक है, ये दो ही लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब फॉर्म हुई तभी नहीं थे, बाकी सारे के सारे लोग थे। सो दिस इज द IMP क्वेश्चन, वी कैन से दैट कि यहाँ पर से एक IMP क्वेश्चन बन सकता है, कौन से दो लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दौरान नहीं थे, महात्मा गांधी जी और मोहम्मद अली जीना। अगर हम लोग बात करें वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, सो पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और यहाँ पर 211 यानी कि 211 मेंबर्स ने इसको अटेंड किया था। मुस्लिम लीग बाद में बॉयकॉट करती है। सो मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द मीटिंग ऑन सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज बॉयकॉटेड बाय द मुस्लिम लीग एट द टाइम, क्योंकि उनकी जो डिमांड थी कि हमारी एक सेपरेट स्टेट के बिहाफ में यहाँ पर एक मीटिंग हो। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, द ओल्डेस्ट मेंबर, वाज इलेक्टेड एज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस। तो यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को एक टेम्पररी प्रेसिडेंट के तौर पर चुना गया था। बाद में 11 दिसंबर 1946 के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को एक परमानेंट प्रेसिडेंट के तौर पर चुना गया। उसके बाद HC मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली के तौर पर चुना गया, एंड सर BN राव वाज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द असेंबली, उसके तौर पर यहाँ पर चुने गए थे। तो ये तीन नाम जो है गाइस वो काफी हद तक इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। काइंडली remember these things. Is it clear? Now let us move on the next thing. This is the most important thing about the objective resolution. So 13 December 1946 के दौरान जवाहरलाल नेहरू moved the historic objective resolution, उन्होंने यहाँ पर असेंबली के अंदर पास किया, and it laid down the fundamentals and philosophy of the constitutional structure. Independent sovereign republic के तौर पर यहाँ पर फ्यूचर गवर्नेंस जो है ड्रॉ किया गया फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर टेरिटरीज में इंडियन स्टेट्स और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया को शामिल किया गया, और साथ ही साथ उनकी जो
स्टेट्स है उसको भी यहाँ पर शामिल किया गया एंड आर विलिंग टू बी कंस्टिट्यूटेड इनटू द इंडिपेंडेंट सोवरेन इंडिया शैल बी एज ए यूनियन ऑफ दैम ऑल। तो उसको क्या नाम दिया गया, यूनियन। तो सारे राज्य मिलकर यहाँ पर एक टेरिटरीज बनाते हैं तो उसको हम लोग यूनियन के नाम से जानते हैं। और सारे के सारे पावर और अथॉरिटी जो सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए हैं आर ड्राइव्ड फ्रॉम द पीपल, यहाँ पर पीपल के लिए हैं, भारत के लोगों के लिए हैं। एंड दे गारंटेड एंड सिक्योर्ड टू ऑल पीपल ऑफ इंडिया जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये चार पिलर्स के अंदर यहाँ पर भारत के लोगों को एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया गया था। अगर हम लोग बात करें एडिक्वेट सेफगार्ड्स के बारे में जो कि माइनॉरिटीज के लिए है, ट्राइबल एरियाज के लिए है, डिप्रेस्ड क्लासेस और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, ये चीज़ यहाँ पर कही गई थी। मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी ऑफ द रिपब्लिक, ये चीज़ याद रखनी है। साथ ही साथ इट्स सॉवरेन राइट्स ऑन लैंड, आपकी ज़मीन के ऊपर राइट्स और सी के ऊपर, और ऑल्सो अकॉर्डिंग टू एयर टू जस्टिस एंड द लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशंस। तो यहाँ पर उस तरीके का ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया गया था। अगर हम लोग बात करें एंशिएंट लैंड के बारे में, सो इट अटेन्स इट्स राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड एंड मेक्स इट्स फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर मैनकाइंड। इट इज अबाउट द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। इज इट क्लियर? नाउ अगर हम लोग बात करें चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट, ओके, so what is this thing? Okay, so princely states who had stayed away from the constituent assembly ग्रेजुअली ज्वाइन इट। तो पहले क्या थे कि राजा रजवाड़ों के जो भी राजा थे उनको डर लगने लगा कि अभी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होगी तो सारा जो हाथ में राज है वो धीरे धीरे चला जाएगा। तो इसकी वजह से वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बनना नहीं चाहते थे, ज्वाइन करना नहीं चाहते थे। पर जैसे जैसे टाइम चलता गया, यहाँ पर बाद में समझ में आ गया कि प्रिंसली स्टेट्स को ज्वाइन होना चाहिए तो ही अखंड भारत रह पाएगा। ऑन अप्रैल 28, 1947 को यहाँ पर 6 स्टेट्स 5 वेयर पार्ट ऑफ असेंबली, जिसके अंदर 6 स्टेट्स में से 5 स्टेट्स जो है वो पार्ट बने असेंबली का। और माउंटबेटन प्लान जो 3 जून 1947 को लागू किया गया था उसको बोला गया पार्टीशंस ऑफ द कंट्री एट द टाइम एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मोस्ट ऑफ द अदर प्रिंसली स्टेट्स टू देयर सीट्स इन द असेंबली। इज इट क्लियर? तो द मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम लीग के जो भी मेंबर थे जो इंडियन डोमिनियंस से बिलोंग करते थे वो भी असेंबली के अंदर एंटर हुए, ज्वाइन हुए। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 यहाँ पर 3 पोजीशन जो कह सकते हैं कि 3 चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ द असेंबली के अंदर वो लोग ज्वाइन हुए। So assembly made a fully sovereign body which could frame any constitution, यहाँ पर उसको rights मिला, power मिला, and act empowered the assembly to alter any law made by British Parliament in relation to India। ये चीज याद रखनी है आप लोगों को। Assembly also become a legislative body जिसके अंदर 2 सेपरेट फंक्शंस थे। पहला फंक्शन था मेकिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, भारत के लिए, स्वतंत्र भारत के लिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना है और वो चेयर्ड किया जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। एंड एनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज ऑफ फॉर द कंट्री, यहाँ पर भारत के देश के लिए जो ऑर्डिनरी लॉज है उसको एनेक्ट करवाने का कामकाज ये किसके थ्रू किया जाएगा? जीवी मालवनकर के लिए किया जाएगा। सो देयर वेर द टू सेपरेट फंक्शंस ओवर देयर। इज इट क्लियर गाइस? तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर देयर। ओके, अगर हम लोग आगे बात करें 2 फंक्शंस को कंटिन्यू करते हुए टिल नवंबर 26, 1949 के दौरान यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है बन चुका था। सो द टास्क ऑफ द मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन वाज ओवर। मुस्लिम लीग के जो भी मेंबर थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो भारत के लिए थी उसमें से वो विड्रॉ करने लगे एंड कंसिक्वेंटली द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली एट द टाइम केम डाउन टू 299 as against 389 and originally fixed in 1946 under the cabinet mission plan. So this is the thing of the working of the constituent assembly. Is it clear guys? And I want to tell you that if you are preparing for the defense and UPSC examination like the CDS, FCAT, NDA, INET, and if you are also preparing for the Air Force Group X and Y, Territorial Army, UPSC Civil Services examination, and if you are also preparing for the banking examination like the IBPS clerk, PO, RRB, SBI clerk, SBI PO, RBI grade B, so don't worry, Yes Sampat Educator is here. And what are you waiting for guys? Just enroll now and call on
9408 742210, and you can just follow me on Instagram, YouTube and the Facebook. So thank you once again. Jai Hind.